अभी आपको बताएं वजीर आजम शहबाज शरीफ का किसी भी वक्त जनीवा रवाना होने का फैसला। जरा ये बताते हैं, वजीर आजम ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। जनीवा में ईरान अमरीका अमन मुआहदे के अहम मरहले की तकमील मुतवक्के है। ईरान और अमरीका के दरमियान MOU पर दस्तखत के लिए आलमी तवज्जो जनीवा पर मरकूज है। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें नतीजा खेज साबित, अमन अमल अहम मोड़ पर पहुंच गया है। वजीर आजम की जनीवा रवानगी खित्ते में आम के लिए अहम सिफारती पेशरफ्त करार। पाकिस्तान खित्ते में पायदार आम के लिए सिफारती महाज पर मुतहरिक है। तो आपको अपडेट करें वजीर आजम शहबाज शरीफ का किसी भी वक्त जनीवा रवाना होने का फैसला। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी उस्मान, बड़ी खबर है, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो सालसी कोशिशें हैं उससे जो अमन मुआहदा है उसकी उम्मीदें जो है एक बार फिर रोशन हुई हैं और ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU पर दस्तखत के लिए आलमी तवज्जो एक बार फिर जिनेवा पर मरकूज हुई है। अब चूंकि ये बताया जा रहा है कि अनकरीब जो मुफाहमती याददाश्त है ईरान और अमेरिका की, उसके ऊपर दस्तखत की तकरीब जो है बाकायदा तौर पर जिनेवा में इसका स्टेज जो है वो सजाया जा रहा है। और उसके लिए चूंकि तमाम जो वो ममालिक जिन्होंने इसमें अहम रोल प्ले किया और पाकिस्तान का जिसका हर लम्हे सालसी कोशिशों को नतीजा खेज साबित करने के ऊपर जो अहम किरदार करार दिया जाता है, इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ये बताया गया है कि दावत मौसूल हुई है और ज़राए का ये दावा है कि वज़ीर आज़म किसी भी वक्त जो है वो जिनेवा उस्मान, आप साथ रहिएगा। तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब आपका शुक्रिया। तलत साहब, यही बात हम पहले कर रहे थे ना कि ये दस्तखत पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो या फिर दुनिया की किसी भी कोने में हो, लेकिन क्रेडिट अगेन पाकिस्तान को ही जाएगा क्योंकि सालसी का मेन किरदार तो पाकिस्तान का ही रहा है। क्या दुरुस्त फरमाया। अब अगर आप हमारे जाविये से देखें तो असूलन तो पाकिस्तान में ही ये सेरेमनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमें लगता ही है कि इसको चूंकि वो यूरोप की तरफ से अमेरिका चाहेगा कि उसकी ओनरशिप हो, क्योंकि यूरोप आपने देखा तमाम तर अमेरिकी कोशिश के बावजूद इससे दूर ही रहा। और फिर पाकिस्तान के हवाले से एक आध गल्फ का मुल्क है जिसके शायद कुछ रिजर्वेशंस होते, बाकी तो तमाम इस चीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन वेन्यू था और है। लेकिन हमें ये लगता है कि अमेरिका की तरफ से एक वहाँ पे बड़ा इवेंट वैसे ही होने वाला है और यूरोप के बीच में है और जिनेवा की एक बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर आप उस जाविये से देखें उसकी लिजिटिमेसी भी है, क्योंकि दुनिया भर में ये बहस चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को करवाने से पहले जो काम किए हैं उससे दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि जो हतमी ड्राफ्ट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जाके बैनुल-अक़वामी सिंबलिज्म की मोहर जरूर लगी हुई हो। अगर जिनेवा में हो तो उसको इससे ज्यादा फायदा है। इस वजह से शायद उन्होंने वो वेन्यू चूज किया। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इस बात से कतई नजर कि वेन्यू क्या है, जो काम किया पाकिस्तान ने और जहां पर दुनिया को हमेशा ये काम याद रखना चाहिए पाकिस्तान का, वो यही है कि जब मामलात हद से आगे बढ़ गए थे और लगता था कि अब दुनिया तीसरी जंग के दहाने पर खड़ी है, तब पाकिस्तान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सबका हाथ थामा। फिर जब बीच में ऊंच नीच हुई, बहुत सारे ऐसे ममालिक जिन्होंने अब क्रेडिट लेना शुरू किया है उस वक्त तो पीछे हट गए थे। उस वक्त वो ईरान के खिलाफ उन्होंने एक महाज भी बनाया था। ईरान के जो हक में थे वो अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए। उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और मीडिएशन हम करते रहे। और अभी भी ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इस ड्राफ्ट के अंदर तमाम नुकात बिल्कुल। तलत साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है लेकिन सफारती महाज में पाकिस्तान की अब तक ये सबसे बड़ी कामयाबी हम इसे कह सकते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे थे। खबर आपको दे, वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है, वजीर आजम का ये कहना है। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से अहम और बड़ा बयान सामने आया है। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। वजीर आजम की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से अहम बयान सामने आया है। वजीर आजम कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। बड़ा फैसला, बड़ी खबर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है, जबकि वजीर आजम ने पीपल्स
पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। वजीर आजम का यह अहम बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। बाज़ाब्ता हिमायत का ऐलान किया गया है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से, और यह भी कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी है और मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अहम बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी है, जबकि यह भी कहा है कि नून लीग गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठेगी और पीपल्स पार्टी की हिमायत का भी ऐलान उनकी जानिब से किया गया है। अहम बयान सामने आया है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। अभी आपको अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद से मुफाहिमती याददाश्त कभी इतनी करीब नहीं थी जितनी आज है। अब्बास अरागची की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। मुफाहिमती याददाश्त की हतमी तकमील तक मीडिया कयास सलाहियों से गुरेज करे, हम जिम्मेदाराना और शफाफ तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। ईरानी वजीर खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है। वो कहते हैं कि मुनासिब वक्त पर तमाम तफसीलात अवाम के साथ शेयर की जाएंगी, आपको अपडेट करें। अब्बास अरागची का कहना है कि मुनासिब वक्त पर तमाम डिटेल्स अवाम के साथ शेयर की जाएंगी। अभी आपको अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद से मुफाहिमती याददाश्त कभी इतनी करीब नहीं थी जितनी आज है। अब्बास अरागची की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। मुफाहिमती याददाश्त की हतमी तकमील तक मीडिया कयास सलाहियों से गुरेज करे, हम जिम्मेदाराना और शफाफ तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। ईरानी वजीर खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है। वो कहते हैं कि मुनासिब वक्त पर तमाम तफसीलात अवाम के साथ शेयर की जाएंगी, आपको अपडेट करें। अब्बास अरागची का कहना है कि मुनासिब वक्त पर तमाम डिटेल्स अवाम के साथ शेयर की जाएंगी। तो हम खबर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते या पीर के रोज दस्तखत हो सकते हैं। आपको हम खबर दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते को या फिर पीर के रोज दस्तखत हो सकते हैं। ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते या पीर के रोज दस्तखत हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते या फिर पीर के रोज दस्तखत हो सकते हैं। अभी आपको बड़ी खबर देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा, बड़ी खबर है, अहम खबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की तफसीलात आपको बता रहे हैं। आपको अपडेट करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर दस्तखत जो है वो भी होंगे और इत्तफाक हो चुका है। इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐसा बताना है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल दे रहा है। वजीर आजम का बताना है कि अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है और उन्होंने कहा कि अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। बड़ी खबर है, अहम खबर है। दो अहम ममालिक और पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका का मामला, और इसी मामले पर आपको अपडेट करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। इस मुफाहिमत को दिया जा रहा है इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त का नाम। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। अब से कुछ देर पहले अब्बास अरागची ये कह रहे थे कि हम अमन के करीब हैं, लेकिन कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, तफसीलात शेयर की जाएंगी। और ये खबर उसी की एक कड़ी है कि वजीर आजम ये कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। वजीर आजम ने कहा कि अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें पूरी दुनिया के सामने है। बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी रिफ्ट थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान ने के दरमियान जो सालिसी का किरदार अदा किया वो पूरी दुनिया के सामने है। इससे पहले अपने नाजरीन को ये भी याद दिला दें कि ईरान और अमेरिका जब बिल्कुल जंग के करीब थे तब भी पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाने में कामयाब रहा। उसके बाद ये दूसरी बड़ी खबर है, दूसरा बड़ा फैसला है ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और मुत्तफिका मतन पर इत्तेफाक हो चुका है। ये बताया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया है कुछ लोग अमन मुआहिदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं, ये भी वजीर आजम की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी खबर है, अहम खबर है, ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदे के हतमी और मुत्तफिका मतन पर इत्तफाक हो चुका है। हम उम्मीद भी यही करते थे कि इत्तफाक हो और पाकिस्तान का सालिसी का किरदार पूरी दुनिया के सामने। क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपके साथ बड़ा रेगुलर रहा और हम शुरू दिन से यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जो सालिसी का किरदार अदा करे। और ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब वहाँ गए, फिर 3 दौरे जो है वो हमारे वज़ीर दाखिला साहब के हुए जो बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान और हमारे आर्मी की जो कंसेंट से हुए, और उसके बाद हमने ये देखा कि एक मुआहिदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका अमली जामा जो है वो पहनाने की कोशिशें जारी हुई। फिर अमेरिका को भी समझाया गया पाकिस्तान की जानिब से कि आपका जो रवैया है इससे खराबियां पैदा हो रही हैं, इससे मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब हो जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी जो है वो अरब दुनिया के साथ भी जारी रखी और अरब दुनिया ने भी अमेरिका के ऊपर दबाव डाला, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किया का एक ऐसा किरदार है, चीन का किरदार है जो पाकिस्तान ने उनकी मशावरत के साथ मेरे ख्याल में जो मेन फ्रंट मैन था वो तो पाकिस्तान था, लेकिन उसने अपने भाइयों को नाराज नहीं किया और भाइयों को लूप में लिया। कतर को भी जो है वो पाकिस्तान ने कंसल्टेशन जारी रखी और नतीजा ये हुआ कि आज वज़ीर आज़म साहब का जो ट्वीट है वो इस बात की अक्कासी करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा अमल सामने आने वाला है जिससे तीसरी आलमी जंग जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो इख्तिताम हो जाएगी और जो एक तीसरी आलमी जंग में झोंके जाने का एक लोगों को खौफ था वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आज आप देखें कि इस खबर के बाद तेल की कीमतों के अंदर, आलमी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और इसी तरीके से मशरिक़ वस्ता के अंदर जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका भी फ़र्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का एक एहसान है जो पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ इस खित्ते के ऊपर तो है ही है। और ईरान का एतमाद हासिल किया पाकिस्तान ने, ईरान को भी बावर कराया कि आप जो है वो इंतहाई इक़दामात से गरेज करें। और एक दफ़ा जो स्पॉयलर्स ने जिस तरीके से किरदार अदा किया और जंग के शोले भड़काने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की काविशों से वो जो शरारती अनासिर थे इसराइल और भारत के, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आज मुंह की खानी पड़ी है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि एक मुआहिदा अमली शक्ल के अंदर इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में दोबारा होगा, अल्लाह ने किया, और ये एक ऐसा मुआहिदा होगा जिसके अंदर मुमकिना तौर पर सदर ट्रंप शायद खुद भी तशरीफ ला सकते हैं, जो कि यकीनन मेरे ख्याल में एक बड़ी कामयाबी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां अब मुंह चढ़ कर बोल रही हैं, सर चढ़ कर बोल रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी तारीफ की जा रही है, हमारी आर्मी कमांड की, हमारे जो सिविल लीडरशिप है उसकी, और इस सब में इज्जत बन रही है। मैं शुरू दिन से देखता हूँ कि समा की रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी पॉजिटिव रही। समा ने हमेशा जो है वो कौम को एक उम्मीद दिलाई रखी और हक़ाइक़ के ऊपर मबनी एक जायजा पेश किया। मैं ये समझता और हूं हमारी कोशिश भी यही रहती है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, परसों रात तक जो सिचुएशन थी और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिन इंटरनल चैलेंजेस को फेस कर रहा था पिछले 3-4 दिनों में, जो हम और आप इस पर बात भी कर रहे थे, उसके बावजूद ऐसी खबर सुनना और इस नहज पर आकर ये खबर सुनना, पाकिस्तान की अब तक की सिफारती कोशिशें जितनी कामयाब रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखें, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस कोशिश को, पीस मेडिएशन को
پرائم منسٹر اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پرسنل ایفرٹس کی وجہ سے جو یہ کامیابی ہوئی ہے، یہ آئی تھنک ورلڈ ول ریممبر کہ پاکستان نے تھرڈ ورلڈ وار کو ایورٹ کیا، نمبر 1، نمبر 2 دنیا کی اکنامک انرجی کرائسس سے بچا لیا، اور اس کے بعد 47 ایئر کی دشمنی امریکہ کی جو ایران کی وہ ختم کی، اور اس کے بعد اب یہ اکارڈ کا وقت آ گیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی کلیئر بات کی ہے، چاہے یہ مذاکرات کسی یورپ کے شہر میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں، ہی ہیز سیڈ کیٹیگوریکلی کہ اٹ ول بی نیمڈ اینڈ ٹرمڈ ایز اسلام آباد اکارڈ، بیکاز ہی سیڈ کہ اس میں تمام کاوشیں پاکستان کی ہے، پاکستان مین پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو انہوں نے پرسنل کانفیڈنس گین کیا امریکہ کا اور اس کے بعد ایران کا، آئی تھنک جو یہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کا کام کیا، ان کو ایران کو اور مڈل ایسٹ کو ملا دیا، اس کے بعد یہ اکارڈ فائنل ہو گیا، اس میں یہ پاکستان کی وہ ایفرٹ ہے جو دنیا یاد رکھے گی، اور اس کے بعد پاکستان کے مارکا حق پہ فیلڈ مارشل نے ایک مارکا حق جیتا تھا، اسی طرح فیلڈ مارشل نے امن کا جو سانہ میدان وہ بھی جیت کیا۔ آئی تھنک وی شوڈ گیو لاٹ آف کریڈٹ، اور پوری قوم اس وقت پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مورد منت ہے کہ ان کی کاوشوں سے، ان کی سنسیئر ایفرٹ سے، ان کے خلوص سے دل، خلوص سے نیت سے یہ اب فائنل ہوا، یہ آئی تھنک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے لیے وی شوڈ بی ویری ہیپی دیٹ دے ڈے از سائن پاکستان بی فلائنگ آن دا اسکائی۔ انشاءاللہ ساتھ ہی رہے گا۔ طلعت حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ طلعت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ امن آج اتنا قریب ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں تھا، یہی وزیر اعظم نے کہا اپنے ٹویٹ میں، اور یہی عباس عراقچی نے بھی کہا، ایک بڑا بریک تھرو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہونے جا رہا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی، اس کا اظہار تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغر پہ بیانات کے ذریعے کر دیا تھا۔ وہ بیانات جو 6 گھنٹے بعد آئے جب انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ اب میں ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں، تو اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ تمام ڈیل کے معاملے کو پرے رکھ کر دوبارہ سے جنگ و قتال کی طرف جانے لگے ہیں، لیکن 6 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے اپنے بیان کو خود ہی تبدیل کر دیا اور کہہ دیا کہ معاملہ طے ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ 2-3 جگہ پر انہوں نے واضح انداز سے بتایا کہ جو متن ہے اس کا تیار ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے جگہ بھی انڈیکیٹ کر دیا کہ وہ یورپ کی جگہ پر اس کو سائن کریں۔ تو جب آپ امریکی صدر کی طرف سے جگہ کے تعین تک کی معلومات آپ کو مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد امریکی وائس پریزیڈنٹ ایونس نے بھی کے مسلسل جذبات کا اظہار وہ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب جنگ کی بات کر رہے تھے، ایونس اس وقت کی بات کر رہے تھے کہ یقین ہو جائے گی بھلے اسرائیل کو پسند ہو یا نہ ہو۔ اب ایران کی طرف سے بھی راکش صاحب سے بیان کا آپ نے ذکر فرمایا، وہ بھی بڑے واضح انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کے بیان میں تو آپ سمجھے کہ اس تمام معاملے میں حقیقی طور پر جو مثبت چیز ہے وہ ٹھوکتی ہے، یعنی اب یہ معاملہ اسپیکولیشن، ریومر مانگرنگ سے آگے کا نکل گیا ہے۔ جب تینوں اطراف سے یہ بیان آپ کے سامنے آئے کہ ڈیل طے شدہ ہو گئی ہے، متن تیار ہو گیا ہے، نکات تیار ہو گئے ہیں، اب تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ڈیل کے اندر کیا کیا چیزیں طے ہوئی ہیں، باقی جو پروسیس ہے جس کے بارے میں خطرات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، وہ پروسیس آپ کو حتمی نتیجے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے اس کے اندر انیشیٹو لیا، پاکستان کی میڈیشن کے ایفرٹ کی سب نے تعریف کی۔ پاکستان ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا، اس وقت پاکستان پلیٹ فارم تھا جب کوئی اور ملک پلیٹ فارم نہ بن رہا تھا، نہ بننے کو تیار۔ قطر نے جوائن کیا بعد میں، لیکن وہ بعد میں جوائن کیا۔ تو مشکل ترین فیز کی نیگوشیشن تھی جب آپ نے خود دیکھا کہ پورے طریقے سے۔ اور طلعت صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ابھی بھی کچھ حالات سازگار نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان ابھی کچھ انٹرنل معاملات کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا تھا، حالات پاکستان کے اندر بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سائیڈ لائن پر جو سفارتکاری کا ایک اہم ذمہ داری تھی، پاکستان اس کو بھی ساتھ ساتھ نبھاتا رہا۔ جی ہاں، اور یہ کوئی صرف پاکستان کی اپنی سفارتکاری نہیں تھی، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا اپنا انٹرسٹ تھا کہ ہم کو رکوانے میں، ہمارا اپنا انٹرسٹ تھا کہ جو ہے وہ کھل جائے۔ ہمارا انٹرسٹ ہے بھی اپنے بجٹ کے اندر جو انرجی کرائسس کا اثر ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آپ کی تمام جو معاشی کیلکولیشن ہیں وہ بہتر بہتر ہو جاتی ہیں۔ آپ سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے جہاں سے ریمیٹنس آتے ہیں، لیکن پاکستان کا جو رول تھا آپ نے صحیح کہا وہ اس سے آگے کا تھا، اور یہ بہت اہم نقطہ آپ نے بتایا کہ پاکستان
ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس صرف کام کرنے کو نہیں ہے، یہ سوئٹزرلینڈ نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا جی. دوسری افغانستان کی طرف سے حملے ہم پر آئے، ایران والا بارڈر ویسے ایکٹیو ہے، دہشت گردی اندرونی طور پر، پھر جب پانی والا بارڈر بھی تلاشم کا شکار ہو جائے تو میرے خیال سے ایک بہت ہی اہم بین الاقوامی ذمہ داری ہے جو پاکستان نے نبھائی ہے. اب دنیا کو کتنا یاد کرے گی، کتنا ایکنالج کرے گی، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دنیا کی جو میموری ہے بہت شارٹ ہے، لیکن جو پاکستان نے کام کر دیا اور پاکستان کی قیادت نے جس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلے، اور ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا پچھلے 1.5 ہفتے میں محسن نقوی صاحب جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا لیٹر لے کے گئے، اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ یہ ڈیریل ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیل نے جس طریقے سے لبنان کے اندر شرارتیں کر کر کے اور لوگوں سے جذبات کو مجروح بھی کیا، جو حملے بھی کیے، شہادتیں کی، اور تمام ساؤتھ لبنان کے معاملے کو عید کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کی. 7-8 دن پہلے لگ رہا تھا کہ شاید یہ دوبارہ جنگ کی طرف آپ چلے جائیں. UN کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ آدھی گولی سے پوری گولی کی طرف جا سکتا ہے، یعنی جنگ میں تبدیل کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا جو رول ہے وہ تو لنچ پن ہے جس کے اوپر یہ تمام معاملہ گھوما، لیکن دوسرے ممالک نے بھی اس کے اندر کردار ادا کیا. وہ پاکستان کی توسط کیا، ترکی نے کیا، ایجپٹ کا رول بہت مثبت تھا، سعودی عرب نے بہت اچھا رول بھی پلے کیا، قطر نے بعد میں جوائن کیا. لیکن اگر پاکستان محور نہ ہوتا سفارتکاری کا تو یہ اتنے بڑے کام ہو نہیں سکتے. بالکل طلعت صاحب، فرنٹ فٹ پہ لیڈ کرنے والا ملک تو پاکستان ہی ہے نا، اور پوری دنیا جو ہے وہ اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے. عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ غلط معلومات پھیلا کر اس معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں تو یہی نتیجہ اخذ کر سکتی ہوں کہ وہ جو کچھ لوگ ہیں، ایک تو انڈیا، پھر انڈیا کا فادر لینڈ یعنی اسرائیل، تو آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، عبداللہ صاحب سے رابطہ بحال کرتے ہیں. طلعت صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے، اپنے پینل کو دوبارہ جوائن کریں گے. ابھی آپ کو خبر دے رہے ہیں، بڑی خبر ہے، اہم خبر ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق ہو چکا ہے. وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ فریقین سے مل کر اگلے مراحل کو حتمی شکل دے رہے ہیں. امن آج جتنا قریب ہے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا قریب نہیں تھا. کچھ لوگ معاہدہ سبوتاج کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں. وزیر اعظم نے امریکی اور ایرانی صدور کو اپنے اس پیغام میں ٹیگ بھی کیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ امن کے جتنے آج ہم قریب ہیں اتنا ہم کبھی بھی پہلے قریب نہیں تھے. ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق ہو چکا ہے. پاکستان فریقین سے مل کر اگلے مراحل کو حتمی شکل دے رہا ہے. امن آج جتنا قریب ہے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا قریب نہیں تھا. کچھ لوگ معاہدہ سبوتاج کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں. وزیر اعظم نے امریکی اور ایرانی صدور کو اپنے پیغام میں ٹیگ بھی کیا ہے. تو امن کے قریب ہے، ایک بڑا معاملہ حل ہونے کے قریب ہے، اور پاکستان یہی چاہتا تھا. ہماری ثالثی کی کوشش یہی تھی کہ دنیا میں امن قائم ہو، ٹیبل ٹاک کے ذریعے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کیا جائے، اور اسی طرز عمل پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو کر پاکستان اور دیگر ممالک جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ آج امن قائم ہونے جا رہا ہے. دو ممالک کے درمیان جن کے رفٹ پچھلے غالباً 48 سالوں سے چلتی آ رہی تھی، ایران اور امریکہ کے درمیان جو اب امن قائم ہونے جا رہا ہے، مین کریڈٹ اس کا پاکستان کو اس لیے جائے گا کیونکہ فرنٹ فٹ پر پاکستان نے لیڈ کیا ہے. اور بالکل مہک، اگر اس کو یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اب تک کی پاکستان کی سب سے بڑی جو سفارتی کوششیں ہیں ان میں سب سے بڑی کامیابی اس کو کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ دو ایسے ملک جو کہ بالکل جنگ کے قریب تھے، اور ابھی 2 ہی دن پہلے کی بات ہے کہ پھر سے امریکہ کی جانب سے حملے کیے جا رہے تھے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ امن معاہدہ پھر سے سبوتاج ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن ایسے میں ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق ہو چکا ہے. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان فریقین سے مل کر اگلے مراحل کو حتمی شکل دے رہا ہے.